हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी 2022 का केमिस्ट्री पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे और जो कि 17 जुलाई 2022 में हुआ था। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पर x और y दो एक्सिस दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि y एंड x एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, मतलब जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्स और वाई एक्सिस में क्या होना चाहिए। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो होता है वो इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट टू द पावर जीरो होता है। मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन के ऊपर रेट जो है डिपेंड नहीं करता। तो मतलब रेट और कंसेंट्रेशन इंडिपेंडेंट फैक्टर है। तो देखो, वाई एक्सिस पे रेट और एक्स एक्सिस पे कंसेंट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो 0.693/K है। मतलब टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन होता है। तो वाई एक्सिस पे टी हाफ और एक्स एक्सिस पे अगर कंसेंट्रेशन तुम ले लोगे तब जाके ऐसा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी सभी जगह पे ये जो कंपाउंड है ये हुकेल का रूल फॉलो कर रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है उसके ये एरोमेटिक है या नहीं है, इसके लिए हुकेल रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कंपाउंड ये रूल को फॉलो करे तब जाके ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कार्बन एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो यहाँ पर यही होना चाहिए था। पर यहाँ पर सी में देखो, ये वाला जो कार्बन मैंने मार्क करके रखा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, बाकी सब sp2 है। डबल बॉन्ड में कोई भी कार्बन एटम है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पर यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है ये sp3 है। मतलब यहाँ पर एक कार्बन एटम sp2 नहीं है तो ये हुकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा और ये एरोमेटिक नहीं होगा। बाकी सब में यहाँ पर प्लस दिया गया है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पर सी जो होगा ये एरोमेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट, RMgX के ऊपर CO2 देने पर Y बनता है, H2O+ देने पर RCOH। तो Y क्या है यहाँ पर? तो RMgX जो है ये R जो है ग्रिग्नार्ड है, तो एल्किल ग्रुप है। तो एल्किल या एराइल कोई भी हो सकता है। R जो है माइनस में और MgX प्लस में। ये CO2 में देखो ऑक्सीजन जो माइनस और कार्बन प्लस में टूटा है, ड्राई ईथर दे दिया तो क्या होगा, ये माइनस में जो ऑक्सीजन है यहाँ पर MgX प्लस है तो OMgX हो जाएगा, और RC जो प्लस है R माइनस है तो ऑपोजिट चार्ज यहाँ पर बाइंड कर गया। यही Y है जहां पर H2O+ देने पर यहाँ पर RCOOH आ गया। तो देखो RCOO MgX मतलब RCOO MgX ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, जो कि ऑप्शन डी में ही सही है। बाकी जगह पे देखो R3 है, यहाँ पर RCOOX है, Mg नहीं है, RCOO2 Mg है। तो ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। Which of the following statement is not correct about diboron? Diboron मतलब B2H6O कुछ इस तरीके का बॉन्ड शो करता है, जहां पर देख ही सकते हो यहाँ पर जो B है BH3, ये एक BH3 मॉलिक्यूल है और ये एक BH3 मॉलिक्यूल है। दोनों के अंदर ऐसा डॉटेड लाइन मतलब ये बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो करता है, जो कि तुमने ग्रुप 13 एलिमेंट में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर हर एक जो बोरॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और हमें बोला है कि नॉट करेक्ट मतलब कौन सही नहीं है। तो हमने ये सी वाला ऑप्शन ही मार्क करना है, क्योंकि बोथ बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये गलत है, क्योंकि बाकी सब तो ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पर गलत जो है ये है, क्योंकि वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन एटम यहाँ पर होता है B2H6 में। तो sp2 तो नहीं होता, मतलब ये सी वाला ऑप्शन जो है यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि गैडोलिनियम का देखो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये गैडोलिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर अगर तुम अच्छे से देखो, यहाँ पर अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकालना होगा। तो ये 2 को हमने निकाल लिया और 1 को निकाल लिया, तो यहाँ पर 4f7 हो जाएगा, मतलब ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो हाफ फील्ड हो जाएगा, तो इसीलिए इसका हाई एक्सचेंज एंथैल्पी जो है आंसर हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं जल्दी से, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा दूसरे की ओर, और स्मॉल साइज होगा तब भी जाके इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली यहाँ पर अट्रैक्ट करके रखेगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होता है। तो एक्सचेंज एंथैल्पी एक्चुअली क्या होता है? एक्सचेंज एंथैल्पी होता है एनर्जी, हम लोग अगर बोले एनर्जी रिलीज्ड when two or more electrons with same spin with 2 or more electrons with same spin, 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 2 or more electrons with same spin
same spin, exchange their position, exchange their position, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल भी लिख सकते हो पोजीशन। तो इसका मतलब होता है क्या, एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पर जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये छोड़ देगा तो तब हाफ फील्ड यहाँ पर 4f मिल जाएगा, जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा और जिसका एक्सचेंज एंथैल्पी बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर है, रिलीज कर जाएगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not correct mathematical equation for Dalton's law of partial pressure? Here P equal to total pressure। देखो यहाँ पर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर में बोला ही गया था, सपोज आपके पास कोई गैस का मिक्सचर है जिसका पार्शियल प्रेशर P1, P2 और P3 है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो सही है, हमें करेक्ट कौन सा नहीं है इसको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर में ये भी बोला गया है कि P1 जो होता है, क्योंकि यहाँ पर PV इक्वल टू N8T होता है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि P इक्वल टू N8T बाई V, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। P1 कर दे तो N2RT बाई V, P2 कर दे तो N1RT बाई V, P2 कर दे तो N2RT बाई V, तो इस तरीके से ये भी सही हो जाता है। और P3 कर देता है तो यहाँ पर N3RT बाई V, मतलब मोल नंबर चेंज होगा, RT बाई V जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब ये वाला भी सही है। तो A और B, D तो सही है। अब B और C में से यहाँ पर देखो PI मतलब कोई भी टाइम का जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्चुअली उसका मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के साथ इक्वल होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि PI इक्वल टू x1 इंटू P0, ये P0 मतलब पियोर स्टेट का प्रेशर, जो कि डाल्टन ने नहीं बोला था, जो कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर में राउल्स ने बोला था। तो ये राउल्स लॉ है या हेनरीज लॉ है, ये तुम बोल सकते हो। ये एक्चुअली हेनरीज लॉ या राउल्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये बोला गया है, पर यहाँ पर जो P0 है ये प्योर स्टेट का प्रेशर है, जो कि यहाँ पर बोला नहीं गया था, डाल्टन ने बोला था टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो A, B और D सभी सही है, तो C जो है गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन C जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पर बोला गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 से क्वेश्चन आया है, एलिमेंट इंक्रीजेस इन देयर ऑर्डर H2O। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट देखिए, इस बार पूछा है H2S, H2AC और H2T, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन देयर मोलर मास। तो ये यहाँ पर बोला गया है, क्या दोनों ही ऑप्शन सही है, गलत है या क्या है? तो देखो यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया है बॉइलिंग पॉइंट का, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि ओरिजिनली जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो होता है H2S, देन होता है H2AC। मेरे चैनल पे सभी इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री में सभी जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसका एक वीडियो है, जाओ चाहो तो देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, H2O में H बॉन्ड का क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका BP भी ज्यादा होता है। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर H2O का सबसे कम दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अब स्टेटमेंट 1 यहाँ पर गलत है और स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से सल्फर का तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है पर बॉइलिंग पॉइंट तो कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकते कि मॉलिक्यूलर वेट से बॉइलिंग पॉइंट का ऐसा कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट जो होगा ये इनकरेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। क्या बोला गया है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, जो कि -I इफेक्ट यहाँ पर देता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल वाज हायर देन फेनॉल, यहाँ पर बोला गया है। और O नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल और P नाइट्रोफेनॉल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फेनोलिक रिंग। ये तो एकदम गलत है, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल में तीनों में अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ शो होता है, ये सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी शो नहीं करता। तो यहाँ पर
जो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो प्रेजेंट है वो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर तीनों को अगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर फेनॉल है, इसका ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है, ये O नाइट्रोफेनॉल है, और एक यहाँ पर फेनॉल है OH, इसका पैरा पोजीशन पे NO2 है, मतलब ये P नाइट्रोफेनॉल है। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जो होता है ये एक्चुअली क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में OH का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्चुअली डिक्रीज कर देता है। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन फेनॉल होता है। तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। तो एक्चुअली NO2 जो होता है ये -I इफेक्ट देता है, और NO2 जो होता है ये -I इफेक्ट देता है, और -I इफेक्ट देके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ बेंजीन रिंग से कर देता है। ये दोनों ज्यादा एसिडिक होता है। तो स्टेटमेंट 2 तो एकदम ही इनकरेक्ट यहाँ पर है। तो एसिडिक नेचर अब इंक्रीज कैसे करेगा, यहाँ पर मेटा सबसे कम होता है, देन होता है ऑर्थो, ये अच्छे से जान लो, और देन होता है पैरा, ऐसा होता है। मेटा में सबसे कम एसिडिक नेचर होता है। तो स्टेटमेंट 2 एकदम ही यहाँ पर गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल इज हायर देन फेनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो नाइट्रो ग्रुप है इसका जो बोथ स्टेटमेंट है ये दोनों ही गलत है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जेल्डाल मेथड से आया है। मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो जेल्डाल मेथड जो होता है, यहाँ पर जेल्डाल मेथड से तुम किसका एक्चुअली नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर जेल्डाल मेथड से एमीन का एस्टिमेशन किया जा सकता है, मतलब NH2 कंटेनिंग कंपाउंड का या एमीन का एस्टिमेशन कर सकते हो इजीली। यहाँ पर कोई भी जगह पे तुम अगर नाइट्रो ग्रुप है, एजो ग्रुप है, ये सब नहीं कर सकते। ये जो कंपाउंड है डबल बॉन्ड, ये एजो कंपाउंड है, ये लिमिटेशन होता है जेल्डाल मेथड का। ये एक्चुअली यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और ये एक्चुअली NO2 होता है। तो यहाँ पर तीनों ही एमीन नहीं है। यहाँ से जेल्डाल मेथड से सिर्फ एमीन का तुम क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हो। तो इसीलिए जेल्डाल मेथड से सिर्फ ये बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन का ही एस्टिमेशन किया जा सकता है, बाकी सभी का एस्टिमेशन किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो नाइट्रोबेंजीन है, ये एजोबेंजीन है और ये पिरिडीन है, ये तीनों ही एमीन नहीं है। नेक्स्ट मैच दिया गया है यहाँ पर एक, तो मैच में क्या बोला गया है, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आया है, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल, ये चारों में से यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर ए के साथ एक्चुअली 3 हो जाएगा, ए के साथ 3, बी के साथ 4, ए के साथ 3 हो जाएगा, बी के साथ 4 और सी के साथ 2 और डी के साथ 1 हो जाएगा। तो ए जो हो जाएगा उसके साथ ये 3 हो जाएगा, ये एंटासिड है। नेक्स्ट बी के साथ 4 एंटीहिस्टामिन जो हो जाएगा वो ये सेल्डेन है। एनाल्जेसिक जो होगा, एनाल्जेसिक यहाँ पर जो होगा सी, उसके साथ 2 है मॉर्फिन, ये एनाल्जेसिक के रूप में काम आता है, जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, नॉन नार्कोटिक नहीं। और एंटी माइक्रोबियल जो होता है वो 1 में काम आता है। तो A3B4 C2 D1 ऑप्शन ए जो होगा वो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the IUPAC name of an element with atomic number 119। तो एटॉमिक नंबर 119 में क्या होगा, यहाँ पर देखो एक लिस्ट में बोल देता हूँ। 0 मतलब नील, 1 मतलब उन, 2 मतलब बाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब यहाँ पर क्वाड होता है, क्वाड, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब सेप्ट, 8 मतलब ऑक्ट और 9 मतलब एन, ENN। तो कुछ इस तरीके का होता है। अब 119 मतलब 1 + 1 + 9, तो 1 का मतलब क्या है, ऊन। नेक्स्ट 1 का मतलब क्या है, ऊन। नेक्स्ट यहाँ पर 9 का मतलब क्या है, एन, ENN। अब यहाँ पर ENN, यहाँ पर लास्ट में हर एक जगह पे IUM जो होता है वो कॉमन होता है, तो ये हो जाएगा क्या,
उन एनियम, तो यहाँ पर यू ई यहाँ पर लिखोगे उन एनियम, तो ये कहां पर है, उन एनियम जो है वो ऑप्शन डी में है। देखो यहाँ पर उन एनियम, देखो ये ऑप्शन डी जो है ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आया था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बेसिक था, पर यहाँ पर नीट 2022 में जो हुआ है कि बहुत रिगिंग हुआ है और बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो ये बहुत खराब चीज हुआ है। अमंगेस्ट द फॉलोइंग which one will have maximum lone pair electron repulsion, मतलब LP ये अकॉर्डिंग टू BSc थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर होता है, यही हम लोग जानते हैं। तो इसमें से इसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा ये XCF2 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि IF5 का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देता हूँ। IF5 कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है, जहां पर एक ही लोन पेयर ऐसे रहता है। नेक्स्ट SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट रहता है, जो कि सीसॉ स्ट्रक्चर एक्चुअली शो करता है। ये होता है क्या, स्क्वायर पिरामिडल, ये होता है क्या, सीसॉ। नेक्स्ट क्या है, XCF2 जो होता है ये 3 लोन पेयर शो करता है, तो यहाँ पर ही मैक्सिमम रिपल्शन होगा। XC और XC, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है और यहाँ पर एक होता है, तो कुछ इस तरीके से ये लीनियर हो जाता है और ये मैक्सिमम रिपल्शन शो करता है। नेक्स्ट ClF3 का अगर तुम स्ट्रक्चर देखो तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, जहां पर सिर्फ 2 लोन पेयर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ये T शेप्ड होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर XCF2 में आ रहा है, तो रिपल्शन मैक्सिमम वहां पर ही होगा, तो इसीलिए XCF2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन किससे तुम यहाँ पर बना सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन बनाने का सबसे जो सही तरीका होगा वो लास्ट वाला होगा। फिनॉल के साथ NaNO2HCl रिएक्ट ही नहीं करता, बेंजीन के ऊपर HCl डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, NH2 के साथ HCl दोगे तो NH3Cl ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेंजीन के साथ क्लोरीन और एनहाइड्रस FeCl3 इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट मेथड होगा, जहां पर तुमने यहाँ पर Cl2 दे दिया और FeCl3 दे दिया, ये कैरियर के रूप में काम आएगा और यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन बना देगा, तो यहाँ पर Cl तैयार हो जाएगा और HCl जो है निकल जाएगा, क्योंकि ऊपर जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl करके निकल जाएगा और एक क्लोरीन एटम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन हुआ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये भी मैं यहाँ पर बोल दूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व, मतलब प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया गया है, मैक्सिमम वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ए वाला ये कर्व। तो यहाँ पर ए वाला, क्योंकि ये वाला जो कर्व है इसका स्लोप देखो बहुत ज्यादा है, तो इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है यही वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और इसका एरिया सबसे ज्यादा है, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया कम है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया इक्वल टू वर्क डन। तो एरिया इक्वल टू वर्क डन, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा एरिया हो रहा है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा वर्क डन यहाँ पर करेगा। ये देख के ही तुम बोल सकते थे, बहुत आसान चीज है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शन, तो यहाँ पर कोई दिया गया है MnO4 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से Mn2 प्लस और 4H2 बन रहा है। Mn का जो है वोल्टेज और ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर अलग करके वोल्टेज यहाँ पर
दिया गया है, दो रिएक्शन का वोल्टेज। विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस, जिसको बोला जाता है यहाँ पर लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर दिया गया है, देखो MnO4, ये जो यहाँ पर दिया गया है MnO4 8H प्लस और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, एरो देखिए यहाँ पर Mn2 प्लस और 4H2O। तो MnO4 यहाँ पर ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा या नहीं करेगा, इसको बोला जाता है। तो इसका जो सही रिएक्शन होता है वो है MnO4 प्लस H2O प्लस H प्लस, एरो देके Mn2 प्लस, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और O2, जहां पर ये जो H2O वाला से O2 बना ये ऑक्सीडेशन होता है, और MnO4 से जहां पर ये बना Mn2 प्लस ये रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर तुमने E0 सेल यहाँ पर निकाला, E0 सेल, ये एक्चुअली कैसे निकलेगा, E0 सेल को तुम इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, -1.510 और 1.223, तो यहाँ पर 1.223, तो कुछ इस तरीके से तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। अब देखो ये E0 Mn2 प्लस और MnO4 का दिया है, हमें यहाँ पर अगर इसको हमने उल्टा कर दिया, E0 सेल एक्चुअली कैसे निकलेगा, E0 यहाँ पर MnO4, इससे तो Mn2 प्लस बन रहा है इक्वेशन में, तो ये हमने MnO4 से Mn2 प्लस बनाया, तो Mn2 प्लस से MnO4 दिया है, तो ये उल्टा करना पड़ेगा, प्लस E0 H2O से O2 बन रहा है, तो यहाँ पर H2O से O2 बन रहा है, हमें क्या दिया है, O2 से H2O दिया है, मतलब सभी को उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्लस 1.510 और ये हो जाएगा माइनस 1.223। तो यहाँ पर इजीली तुम 1.510 माइनस 1.223, देयर बाय ये हो जाएगा 0.287 वोल्ट, प्लस में आता है E0 सेल यहाँ पर। तो E0 सेल जो होता है प्लस 0.287 है, और यहाँ पर देखो सभी जगह पे डी में ऑप्शन है, यस बिकॉज E0 सेल इज प्लस 0.287। तो ये सिंपली MnO4 से O2 का रिएक्शन लिख के यहाँ पर दो इक्वेशन से देख के यहाँ पर बोला गया है, क्योंकि MnO4 जो हो रहा है ये रिड्यूस हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, और H2O जो हो रहा है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया है। तो दोनों को ही घुमा के फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इसका IUPAC नाम क्या है। देखो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स के लिए 2 और 2 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम कैसे निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका तुम निकाल सकते हो। यहाँ पर जो 2 और 2 लिखा गया है लाइगैंड का नंबर 2/2, देयर बाई यहाँ पर 1, तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर 1 आना चाहिए। अब 1 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है दोनों में, और यहाँ पर भी है, मतलब B और C से ही कुछ होगा। तो देखो H2O को एक्वा बोला जाता है, तो डाई एक्वा सिल्वर 1, नेक्स्ट CN को साइनिडो बोला जाता है, डाई साइनिडो आर्जेंटेट 1। तो ऑप्शन सी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले डाई साइनिडो बोला है, पहले तो CN नहीं है, पहले तो H2O है, H2O को एक्वा बोला जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज +4। कभी भी ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेशियम एक एल्कली मेटल है, और पोटेशियम जो होता है ये एल्कली मेटल होने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होता है। तो यहाँ पर KO2 में पोटेशियम जो होता है ये +1 + 2x = 0, देयर बाई x = -½ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये -½ होता है, और पोटेशियम का जो होता है ये +1 होता है। तो यहाँ पर दिया गया है +4, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी सब हमें देखने का कोई जरूरत ही यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट मास of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize 50 ml। इस तरीके का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50 ml 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, इसके रिस्पेक्ट पे क्या होना चाहिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास निकालना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर जो CaCO3 दिया गया है प्लस 2HCl दिया गया है, तैयार क्या हुआ है CaCl2 प्लस CO2 प्लस 2H2। अब यहाँ पर
HCl जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या बोला गया है, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml 0.5 मोलर यहाँ पर HCl सॉल्यूशन। तो मतलब 50 ml 0.5 मोलर H2O सॉल्यूशन के लिए हमें क्या यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो 50 ml 0.5 मोलर तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl टेकन इक्वल टू 50 ml दिया गया है, 50 ml को अगर लीटर में कर दो तो 50/1000 देयर बाई 0.05 हो जाएगा, तो 0.05 इंटू 0.5, तो कुछ इस तरीके से ये मोल नंबर निकल जाएगा और ये हो जाएगा क्या 0.025 मोल्स। तो इतना HCl हमने लिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि CaCO3 जो होगा ये 1 मोल CaCO3 के लिए, ये 1 मोल CaCO3 के लिए हमारा 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायरमेंट है, 2 मोल्स ऑफ HCl। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ HCl requires 1 मोल CaCO3। यहाँ पर कितना निकला है 0.025 मोल्स ऑफ HCl के लिए कितना लगेगा 0.025 यूनिटरी मेथड बाय 2, इसका मतलब 0.0125 मोल्स। अब 0.0125 मोल्स ये जो होता है इसको तुम अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो हम लोग जानते हैं क्या, तो मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू ये जो मोल नंबर निकला है 0.0125 इनटू यहाँ पर मोलर मास जो होता है CaCO3 का वो 100 होता है यहाँ पर, तो CaCO3 का मोलर मास 100 हो गया, मतलब ये 1.25 ग्राम आ रहा है। अब बोला है क्या 95% प्योरिटी, देखो 1.25 ग्राम ऑप्शन में है, पर जिन्होंने 1.25 ग्राम को यहाँ पर देके आया है वो गलत हो गया, क्योंकि 95% प्योरिटी मतलब 1.25% का 95% प्योरिटी यहाँ पर होना चाहिए। तो एक्चुअल यहाँ पर मास कितना होगा, एक्चुअल मास कितना होगा 1.25 ग्राम जो एक्चुअल मास यहाँ पर होगा इंटू 95/100 देयर बाय ये 1.32 ग्राम आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो होता है मतलब RnH2 रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डायज़ोनियम सॉल्ट, ये एकदम ही सही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी एमीन जो होता है RnH2 वो HNO2 के साथ जब रिएक्ट करता है, बहुत बार मैंने मेरे वीडियो पे नीट का PYQs में बहुत बार बोला था कि ये ROH बनाता है, अल्कोहल देता है, N2 निकल जाता है और H2O निकल जाता है, तो ये डायज़ोनियम नहीं देता। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन डायज़ोनियम नहीं देता, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन, एकदम ये गलत है, क्योंकि डायज़ोनियम सॉल्ट जो होता है वो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। तो यहाँ पर एलिफेटिक जो एमीन होता है, एरोमेटिक जो एमीन होता है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन, ये HNO2 के साथ जब रिएक्ट करता है वो भी लो टेम्परेचर पे होता है और तब जाके वो डायज़ोनियम बनाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये गलत है, तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट, पॉलीमर के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पर करेक्ट नहीं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है वो रीयूजेबल है, ये वाला चीज जो है ये सही नहीं होता, क्योंकि थर्मोसेटिंग जो वो पॉलीमर होता है जिसको थर्मोसेट बोला भी जाता है, वो एक बार यूज करने के बाद दूसरा बार यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट कांट बी रीयूज्ड अगेन, तो ये रीयूज नहीं कर सकते, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूजेबल नहीं होता। बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग काइरलिटी। अब काइरलिटी एक्चुअली क्या होता है, काइरलिटी जो होता है, काइरलिटी का मतलब है कोई भी कार्बन एटम
जिसके चारों ओर 4 डिफरेंट यहाँ पर ग्रुप प्रेजेंट है, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ COOH, एक तरफ CH3 और एक तरफ OH। देखो ये कार्बन फिर कायरल हो गया, मतलब इसमें 4 डिफरेंट कार्बन है, मतलब ये एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा, इनकरेक्ट है। तो बोला गया है देखो एनैंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एनैंशियोमर का मतलब क्या है, एनैंशियोमर का मतलब है सपोज यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड है जैसे कि COOH, OH, CH3 और H। तो इसके सामने अगर तुमने मिरर को ड्रॉ कर दिया तो देखो ये लैटरल इन्वर्शन यहाँ पर शो करेगा, मतलब यहाँ पर COOH आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, OH यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर H रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये दोनों एनैंशियोमर है। और ये देखो लेफ्ट वाला कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है क्योंकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और ये लीवो रोटेटरी होता है, और दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, मतलब लैटरली इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पर इसको एनैंशियोमर बोला जाता है जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। और यहाँ पर बोल दिया है एनैंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल, तो यहाँ पर बी जो है ये सही ऑप्शन नहीं है। बाकी सब जो ऑप्शन है ये सही है क्योंकि SN1 में 1:1 रेशियो में 50-50% में डेक्स्ट्रो और लीवो का मिक्सचर मिलता है। रेसिमिक मिक्सचर 0 ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है क्योंकि वहां पर भी इक्वल अमाउंट पे मिलता है। और द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये भी सही है क्योंकि SN2 में इन्वर्शन ही देखा जाता है, रिटेंशन वहां पर नहीं होता। अब अगर ये सब मालूम नहीं है इन्वर्शन रिटेंशन क्या होता है तो मेरे चैनल पे SN1, SN2, SNI का डिटेल कंपैरिजन है, चाहो तो जाके देख सकते। Next question, statement 1. In the coagulation of negative salt, the flocculating power of the given ions. तो यहाँ पर हार्डी-सूल्स रूल से क्वेश्चन आया है जो कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। Al3+, Ba2+ और Na+। तो यहाँ पर Al3+ के रेस्पेक्ट पे Al3+ सबसे ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम सही है क्योंकि जितना तुम नेगेटिव सॉल्ट के ऊपर जितना कोआगुलेट करना चाहोगे, फ्लोक्युलेटिंग पावर मतलब कोआगुलेटिंग पावर, तो जितना चार्ज इंक्रीज करेगा कैटायन का उतना ही उसका कोआगुलेटिव पावर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, इन द कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट द फ्लोक्युलेटिंग पावर ऑफ 3 गिवन सॉल्ट। NaCl में क्या है, Na+ है, यहाँ पर भी Na+ है और यहाँ पर भी Na+ है। अब देखो Cl- जो है वो ग्रेटर देन SO4 2-, वो ग्रेटर देन PO4 3- कैसे हो सकता है। मैंने अभी बोला कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्युलेटिंग पावर, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्युलेटिंग पावर। तो इसका मतलब क्या होता है, फ्लोक्युलेटिंग पावर, चार्ज जितना ज्यादा होगा कैटायन और एनायन का उतना ही फ्लोक्युलेटिंग पावर ज्यादा होता है। यहाँ पर तो कम है फिर भी बोल रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है एकदम गलत है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसका जो सही ऑर्डर है ये उल्टा होगा, मतलब PO4 3- ग्रेटर देन SO4 2- ग्रेटर देन Cl-। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्राइड और नेचर उसके साथ ये मैच करने को दिया है। यहाँ पर A के साथ जो है 5, B के साथ 1, C के साथ 2 और D के साथ 3 जो है ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। A के साथ जो है सॉरी ये 4 होगा, A के साथ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक, A के साथ जो है 4 होगा। तो MgH2 जो है वो आयनिक होता है क्योंकि मैग्नीशियम जो है आयनिक कंपाउंड तैयार करता है। B के साथ जो है 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। C के साथ जो है 2 जो हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, B2H6 अभी मैंने बोला 3C2E बॉन्ड। और HF जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। तो ये ऑप्शन में D जो है ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट और एक मैच दिया गया है, और एक मैच दिया गया है यहाँ पर A के साथ 2, B के साथ 3, C के साथ 2 और D के साथ 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। A के साथ जो होगा वो 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिथियम होता है, देखना मोबाइल पे या लैपटॉप पे लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। सोडियम जो होता है B के साथ वो 3 हो जाएगा, मतलब ये कूल एंटीन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
और C के साथ जो है 1 हो जाएगा। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और CS जो होता है वो सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होता है। तो कुछ इस तरीके से ये C वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन और असर्शन से क्वेश्चन आता है। क्या बोला है असर्शन? इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, एंड आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर अगर पॉइंट डिफेक्ट पे आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा इवन इफ फ्यू कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस ऐसा करके बहुत सारा कैटायन है और यहाँ पर से कोई भी कैटायन अगर मिसिंग हो रहा है तो ये फिर से भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये अगर मिसिंग होगा उसके साथ कोई अगर एनायन को दे देगा तो ये चार्ज जो है ये बैलेंस हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये तो सही है। रीजन जो होगा, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकेल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। तो ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। तो A एंड R यहाँ पर जो सही है, पर आयनिक सॉलिड में जो फ्रेंकेल डिफेक्ट देखा जाता है और पॉइंट डिफेक्ट में जो ये देखा जाता है ये तो एक्चुअली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये क्या है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है और ये तो फ्रेंकेल डिफेक्ट है। ये तो दोनों अलग टाइप का डिफेक्ट शो हो रहा है। तो मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंकेल डिफेक्ट में होता क्या है, सपोज यहाँ पर A प्लस या A प्लस B माइनस ऐसे करके A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस ऐसे करके तुम्हारा पूरा एक लैटिस है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो A है ये कैटायन जो है ये डिस्प्लेस होके अगर इधर चला जाए तब जाके फ्रेंकेल डिफेक्ट बनता है। तो इसीलिए दोनों का स्टेटमेंट एकदम सही है, पर करेक्ट रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। एंजाइम जो है ये पॉलीसैकेराइड नहीं हो सकता। एंजाइम जो है ऑल आर प्रोटीन एंड आरएनए। एंजाइम जो है ये प्रोटीन्स होता है, ये आरएनए इन नेचर होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड इन नेचर होता है। आरएनए हो सकता है एंजाइम या प्रोटीन हो सकता है। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट, वो कभी भी एंजाइम नहीं हो सकता। तो बाकी सब ऑप्शन सही है। एंजाइम पॉलीसैकेराइड है, ये वाला ऑप्शन गलत है, मतलब यही यहाँ पर ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट और एक यहाँ पर दिया गया है, साइनोहाइड्रिन एसिटल गिव्स बेस और ऑक्सिन। तो देखो ऑक्सिन जो होता है वो NH2OH के साथ एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन करने पर यहाँ पर आता है। तो A के साथ 4 जो है ये मतलब C में ही है। देखो A के साथ 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। D के साथ 1, देखो D के साथ 1 दोनों जगह पे ही है। CN जो है वो HCN से आता है। साइनोहाइड्रिन जो होता है, साइनोहाइड्रिन मतलब CN और OH एक साथ जिस कंपाउंड पे आ जाए। तो यहाँ पर अगर कोई भी एल्डिहाइड है RCHO या कोई भी RCOR है, इसके साथ अगर HCN का रिएक्शन हो जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको ही साइनोहाइड्रिन बोला जाता है। बहुत बार मेरे चैनल पे मैंने बोला है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एल्डिहाइड है तो H रहेगा, कीटोन है तो R रहेगा, और CN और OH ग्रुप दोनों ही एक साथ यहाँ पर रहता है, तो इसको साइनोहाइड्रिन इसलिए बोला जाता है। तो ये A के साथ 4, B के साथ 3, C के साथ 2 और D के साथ 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। Next, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute, there is 500 gram solvent, या यहाँ पर 100 ml solvent है, 1000 ग्राम solvent है। मोलल यहाँ पर यूज किया गया है। अब मोलल यहाँ पर बोला गया है इन 1 मोलल सॉल्यूशन। मोलालिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, W2/M2 into 1000 by W1। जहां पर ये मोलालिटी है, ये वेट है, W2/M2 को हम लोग मोल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर N2 into 1000 by W1। अब N2 जो है मोल नंबर, देखो इन 1 मोलल सॉल्यूशन यहाँ पर 1 मोलल दे दिया गया है, that contains 0.5 mole of solute, तो 0.5 मोल solute into 1000 by W1। अब W1 को अगर निकालोगे तो W1 इक्वल टू 0.5 into 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 0.5 into 1000 मतलब यहाँ पर 500 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1000 वाला जो चीज है ये W जो है ये ग्राम में
है, तो 500 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ml जो होता है वो मोलारिटी में होता है, मोलालिटी में नहीं होता। तो 500 ग्राम जो होता है वो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्राफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यही सही है। डायमंड इज कोवेलेंट, ग्राफाइट इज आयनिक, ग्राफाइट आयनिक होता है, डायमंड कोवेलेंट होता है, ये सही नहीं है। दोनों ही एक्चुअली डायमंड एंड ग्राफाइट दोनों ही कोवेलेंट होता है, पर ग्राफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दोनों ही ये आयनिक सही नहीं है। बोथ डायमंड एंड ग्राफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, तो ये भी एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, वो लुब्रिकेंट के रूप में काम नहीं आता। डायमंड ग्राफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क, नहीं, डायमंड और ग्राफाइट जो है वो 3D स्ट्रक्चर शो करता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसीलिए डायमंड sp3 और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यही सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। Which among the following is incorrect statement, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट यहाँ पर बोला गया है। O2 2+ इज डायमैग्नेटिक, ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले यहाँ पर O2 इसका, अगर हम लोग O2+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख ले तो ये kk' सिग्मा 2s, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2px 2 पाई 2py 2, नेक्स्ट पाई स्टार 2px 1 और फिर पाई स्टार 2py 0। तो यहाँ पर देखो ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसका यहाँ पर 2p पाई स्टार 2py में एक होता है, वही एक जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, क्योंकि O2+ का मतलब क्या है, O2+ का मतलब O प्लस O माइनस 1, मतलब जितना चार्ज है उतना एक माइनस करना पड़ेगा, प्लस 2 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 + 8 माइनस 1, देयर बाई 16 - 1 मतलब 15। अब यहाँ पर अगर नंबर को गिन के देखो तो 15 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को kk' लिखा जाता है, उसको पकड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर सिंगल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये पैरा मैग्नेटिक एक्चुअली हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है डायमैग्नेटिक, ये वाला सही नहीं है, वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ICl is more reactive than I2, एक ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर ICl जो होता है वो रिएक्टिव होता है I2 से, ये सही है। ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड इन द लाइट ऑफ, यहाँ पर ICl का जो बॉन्ड है II बॉन्ड से ज्यादा वीक होता है। तो देखो ये क्लियर बात है, अगर तुम्हारे पास बॉन्ड अगर वीक हो जाएगा तो ICl ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते कि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जो भी बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो ICl ज्यादा रिएक्ट करता है, ये सही है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ICl का कम होना चाहिए, इसीलिए वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों करेक्ट है और दोनों एकदम रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 क्या बोला है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एकदम सही आंसर है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है जो कि कार्बोनिल ग्रुप होता है और पोलर होता है ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस में, और ये पोलर इन नेचर होता है। पोलर इन नेचर इसका मतलब क्या है, पोलर इन नेचर मतलब इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन के रेस्पेक्ट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एज बॉन्डिंग। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो कि एज बॉन्ड से वीक इंटरेक्शन है, तो इसीलिए क्या हो जाता है,
इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल में H बॉन्ड होता है और वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो दोनों ऑप्शन ही एकदम सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन से आया है। आयनिक इक्विलिब्रियम pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का मतलब है CH3COONA, सॉल्ट है, और यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया गया है CH3COOH। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास सॉल्ट है और उसका वीक एसिड है तो ये बफर का न्यूमेरिकल है और ये एक एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर है जिसका फॉर्मूला क्या होता था, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन pKa दिया गया है 4.57 प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 0.10 और इसका कंसेंट्रेशन 0.01। यहाँ पर ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर, ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 100, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 100। तो ये और ये अगर तुम्हारे पास कट जाए तो यहाँ पर, अच्छा सॉरी 0.10 मोलर बोला है, इसका गलत मतलब नहीं निकालना। 0.10 मतलब 0.1 मोलर ही है, तो नीचे 10 आएगा और नीचे यहाँ पर 100 आएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 0.10 वो भूल ही जाएंगे कि बाद में यहाँ पर जो होता है लास्ट में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसको वैल्यू नहीं पकड़ा जाता। तो ये पॉइंट को हटाने पर भी इसका जीरो का कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों तरफ अगर नीचे 100 और ऊपर 100, यहाँ पर ऊपर नीचे 100 ले आओगे, log 1 मतलब 0, तो 4.57 ही आंसर आएगा। और जिन्होंने 4.57 मारा है उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 0.10 इसका मतलब ये लास्ट वाला जो जीरो है, मतलब राइट साइड में जो जीरो होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 100, ये 10, तो ये इससे 10 बन जाएगा। और 4.57 प्लस log 10 मतलब 1, मतलब 5.57 इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो सही ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये है, द शेप्स ऑफ dx dy dz ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। कभी भी नहीं होता। xy जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, xy जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर ये x और y प्लेन में होता है, yz जो होता है ये भी इस तरीके का दिखता है, पर एक्सिस जो है वो चेंज हुआ होता है। और xz जो होता है वो भी इस तरीके का दिखता है, पर एक्सिस जो है चेंज होता है। कभी भी ऑर्बिटल सेम तरीके का नहीं दिखता। और ये तो एकदम ही गलत है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये इस तरीके का दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पर यहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है। तो डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कभी भी सेम नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी सब जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, at 298 Kelvin the standard electrode potentials of Cu2 plus Cu, Zn2 plus Zn, Fe2 plus Fe, Ag plus Ag are atto. On the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. तो यहाँ पर हमें जो देखना है, सभी का यहाँ पर वोल्टेज जो है ये दिया गया है, तो कौन सा रिएक्शन यहाँ पर हो नहीं सकता। देखो, पहले कॉपर के साथ Fe है, Fe के साथ जिंक है, कॉपर के साथ Ag है और कॉपर के साथ Zn है। तो हमें सभी जगह पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सभी जगह पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे E0 सेल जो है ये निकल रहा है। तो पहला अगर इक्वेशन ए में हम लोग चले आए, यहाँ पर कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2 प्लस प्लस यहाँ पर Fe, एरो देखिए यहाँ पर कॉपर प्लस Fe2 प्लस, ये तुम्हारा बन जाएगा। अब यहाँ पर E0 सेल कॉपर का कितना दिया गया है 0.30 और Fe का कितना दिया गया है -0.44। तो यहाँ पर दोनों का ही रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया गया है। तो यहाँ पर E0 सेल कैसे निकलेगा, इसका E0 सेल जो है ये कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। ये वाला कॉपर से ये जो है ये कैथोड है और ये वाला एनोड है, क्योंकि लेफ्ट में यहाँ पर आयन होगा, यहाँ पर कैथोड है। तो यहाँ पर वोल्टेज को निकालो, 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.44, तो ये प्लस हो जाएगा।
प्लस हो जाएगा मतलब 0.78 वोल्ट ये आ जाएगा। तो ये जो चीज है ये प्लस में आ रहा है, अगर E0 सेल प्लस में निकले तो ये निकल सकता है, अगर E0 सेल माइनस में निकले तब जाके निकल नहीं सकता। तो बी में अगर तुम वोल्टेज निकालोगे, बी का जो E0 सेल आएगा वही सेम प्रोसेस से तुम निकालोगे। तो Fe2 प्लस और जिंक Zn2 प्लस, इन दोनों का अगर तुम निकालोगे तो Fe2 प्लस देखना, Fe2 प्लस और Zn2 प्लस। तो Fe2 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, Fe2 प्लस जो दिया गया है -0.44 माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा -0.76। तो ये भी देखो प्लस में आ रहा है प्लस 0.32, ये भी होगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि कॉपर और एजी, कॉपर में देखो क्या दिया गया है 0.34 और एजी में 0.80, तो 0.34 माइनस 0.80, ये वाला जो ऑप्शन है 0.34 माइनस 0.80, देयर बाय ये क्या हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड हमने कर लिया, तो ये कुछ माइनस 0.46 के आसपास बन जाएगा, जो कि नेगेटिव में आ रहा है। तो E0 सेल, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैसा होगा ये रिएक्शन होगा या नहीं, E0 सेल अगर पॉजिटिव आ जाए तो स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। E0 सेल जो है वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस यहाँ पर होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा ये ऑप्शन नॉट पॉसिबल है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सेक्शन ए का सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। लास्ट में हम लोग सेक्शन बी में चले आते हैं। क्या बोला गया है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। 3 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स का कौन सा कैसा एनर्जी एब्सॉर्प्शन यहाँ पर होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो सी जो है ये सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, देन ए और देन बी। तो सी ए बी मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इथिलीन डाइएमीन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होता है, ये एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड यहाँ पर होता है। तो इथिलीन डाइएमीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड होता है वो हाई एनर्जी या हाईएस्ट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब करेगा, यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो ये यहाँ पर देखो 2 है, पर यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये ज्यादा है, मतलब इथिलीन डाइएमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड है तो वो ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्प्शन करेगा, फॉलोड बाय यहाँ पर 2, फॉलोड बाय यहाँ पर 1। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड जितना ज्यादा होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एब्सॉर्ब एनर्जी। तो इसीलिए इथिलीन डाइएमीन का क्वांटिटी देख के ही हम लोग बोल सकते हैं, तो इसीलिए सी ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, a 10 liter flask contains 64 gram oxygen and 27 degree centigrade, the pressure inside the flask in bar is। तो यहाँ पर प्रेशर को निकालना है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल टू nRT by V, मतलब PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ पर बोला है कि आइडियली बिहेव कर रहा है, मतलब वही इक्वेशन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो हमें प्रेशर को निकालना होगा। अब तुम बोलोगे मोल नंबर कैसे निकालोगे, देखो 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो मोल नंबर को इजीली निकाल सकते हो, जितना ग्राम दिया गया है बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का 32, तो n जो आ जाएगा वो एक्चुअली क्या आ जाएगा यहाँ पर 64/32, देयर बाई ये 2 आ जाएगा, तो n की जगह पे 2 इंटू 0.0831, क्योंकि ये बार में बोला गया है 0.0831 का वैल्यू दे दिया गया है। टेम्परेचर जो दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ 273 को केल्विन कर दो ऐड करके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। तो 300 केल्विन डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10 लीटर बोला है, तो 10 लीटर फ्लास्क वॉल्यूम जो है 10 लीटर दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.986 बार आएगा। तो 4.986 बार मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in presence of dilute NaOH। ये क्लियरली एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है, जो कि मैंने बहुत बार कराया था, बहुत बार मेरे चैनल पे इसका वीडियो भी है, डिटेल वीडियो है। तो एसीटोन के साथ 2-पेंटानोन का रिएक्शन करने पर कौन सा चीज जो है ये तैयार नहीं होगा। तो कौन सा चीज यहाँ पर जो है तैयार नहीं होगा, ये ए वाला कंपाउंड जो है ये तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो CH3
यहाँ पर CH कीटोन है और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो ये वाला तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? क्योंकि एसीटोन और 2 पेंटानोन एक्चुअली क्रॉस्ड एल्डोल में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर एसीटोन जो है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं एसीटोन को, तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया गया है CH3 CO CH3 और उसके साथ 2 पेंटानोन, ये कुछ इस तरीके का होगा 2 पेंटानोन। इसके साथ तुमने अगर डाइल्यूट NaOH दे दिया तो इसके साथ पहले इसका रिएक्शन हो जाएगा, ये एसीटोन के साथ 2 पेंटानोन का रिएक्शन हो जाएगा पहले, और कुछ इस तरीके का कंपाउंड जो है बना देगा, जो कि ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। ये वाला ऑप्शन में कैसे प्रेजेंट है देख लो, यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है ये प्रेजेंट है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ कर उल्टा रिवर्स करके ड्रॉ किया है, तो ये क्या हो गया, एसीटोन के साथ 2 पेंटानोन। अब ऐसा भी हो सकता है एसीटोन के साथ अगर 2 पेंटानोन हो जाए, तो अब ये भी हो सकता है कि एसीटोन के साथ एसीटोन रिएक्ट कर जाए। तो एसीटोन के साथ अगर एसीटोन खुद से रिएक्ट कर जाए, तो एसीटोन के साथ एसीटोन रिएक्ट करने पर ऑप्शन डी में जो है ये बन जाएगा, ये CH3CO यहाँ पर एक बॉन्ड आ जाएगा और एसीटोन के साथ एसीटोन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। अब ऑप्शन सी में जो है ये पेंटानोन के साथ एसीटोन रिएक्ट कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये एसीटोन के साथ 2 पेंटानोन का रिएक्शन है, ये वाला ऑप्शन है 2 पेंटानोन के साथ एसीटोन का रिएक्शन है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर एसीटोन प्लस एसीटोन होगा। अब 2 पेंटानोन प्लस 2 पेंटानोन भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा ये फॉर्म ही नहीं हो रहा है कभी भी, तो ऑप्शन ए जो है कभी भी फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, फाइंड द EMF ऑफ द सेल। EMF मतलब ई सेल निकालने को बोला है। 298 केल्विन, Ni से 2 Ag, Ni2 प्लस Ag, और यहाँ पर E0 सेल को 1.05 2.303 इसका भी वैल्यू दिया गया है। ये नर्न्स्ट इक्वेशन से हमें मिल जाएगा। तो नर्न्स्ट इक्वेशन एक्चुअली क्या है, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 by n log concentration of Ni2 plus by concentration of Ag plus उसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन का ही सिर्फ कंसेंट्रेशन लेना है, बाकी का कंसेंट्रेशन का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है। E0 सेल 1.05 दे दिया है माइनस 0.059। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, क्लियरली देख ही सकते हो, Ni से Ni2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनटू लॉग। नर्न्स्ट इक्वेशन से कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने बहुत बार यहाँ पर मेरे चैनल पे कराया था, तो जो चैनल को अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये अगर तुम इसको सॉल्व करोगे मतलब 0.001 इंटू 0.001, तो यहाँ पर लॉग 1000 आ जाएगा। पॉइंट को हटाओगे तो ये लॉग 1000 आ जाएगा, मतलब log 10 क्यूब मतलब 3 log 10 आ जाएगा, मतलब 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसके साथ तुम क्लियरली इसको इंटू कर दोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर जो है 9615 निकल जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये नर्न्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चला आया है, द प्रोडक्ट फॉर्म, क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। CN है, उसके साथ LiAlH4 दिया है, फिर NaNO2HCl और H2। तो देखो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास CN है और उसमें तुमने पहले LiAlH4 दिया है, ये वाला पहले सपोज नहीं दिया है, तो LiAlH4 देने पर ये क्लियरली रिड्यूस कर देगा और ये जो है इसको CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब NaNO2HCl और H2 अगर तुमने दिया है तो ये वाला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH2 है तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए ये OH में डायरेक्टली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर NH2 जो है डायरेक्टली एसोसिएटेड होता तब जाके N2Cl बनता,
तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH2, ये पॉइंट CH2 को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एन FCC यूनिट सेल, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज हुआ है, मतलब इसका जो Z है ये 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा। सेल एज मतलब A का वैल्यू दे दिया गया है इतना सेंटीमीटर, डेंसिटी इतना दे दिया गया है, मतलब डेंसिटी मतलब D का वैल्यू दे दिया गया है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास मतलब M का वैल्यू निकालने को बोला है। तो हम लोग क्लियरली जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एटॉमिक मास बाई Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर इंटू AQ। तो यहाँ पर डेंसिटी जो है इसका वैल्यू 8.92 सेंटीमीटर में दिया है, ये 4 इंटू M को निकालना होगा बाई 6.023, ये कैलकुलेशन बहुत खराब है, इंटू 10 टू द पावर 23 या 6.022 भी ले सकते हो, 3.608 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके M जो है तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा और M का वैल्यू 63.1 U आएगा। तो 63.1 कहां पर है, यहाँ पर है। कॉपर का एटॉमिक मास जनरली 63.5 होता है, तो 63 में ही ऑप्शन, जो लोग कॉपर का एटॉमिक मास याद रखे थे वो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर कर सकते थे, यहाँ पर क्वेश्चन करके कोई देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल अच्छे से कर गए हो तो वहां पर कॉपर का एटॉमिक मास जो जानते हो कि नियरली 64 के आसपास आता है, तो नियरेस्ट वैल्यू 63.1 ही है, क्योंकि कॉपर का 63.5 आंसर एक्चुअली होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उन लोगों ने सिलेक्ट करके आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3O2 2O3, यहाँ पर ऑक्सीजन से ओजोन बन रहा है। फॉर द अबव रिएक्शन 298 केल्विन, Kc इज फाउंड टू बी इतना, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज इतना, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 क्या होगा। तो यहाँ पर Kc का वैल्यू दे दिया गया है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें से अगर Kc का हम लोग एक्सप्रेशन निकाले तो वो क्या हो जाएगा, O3 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 उसका क्यूब, क्योंकि प्रोडक्ट पहले और रिएक्टेंट बाद में आता है और मोल नंबर जो है वो पावर में चला आता है। अब Kc का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 3.0 इंटू 10 टू द पावर -59 इक्वल टू, यहाँ पर O3 का जो कंसेंट्रेशन है इसको निकालना पड़ेगा, तो ये O3 टू द पावर 2 ये हमने रखा, और O2 का कंसेंट्रेशन 0.040, ये उसका क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से तुम अगर कैलकुलेट करोगे कंसेंट्रेशन ऑफ O3 इक्वल टू 4.38 इंटू 10 टू द पावर -32 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट इन लुकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद कंसंट्रेटेड HCl जिंक नोन एज लुकास रिएजेंट, एकदम सही है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है, क्योंकि लुकास टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl और ZnCl2 देने पर यहाँ पर जो पीपीटी तैयार होता है, व्हाइट कलर का जो पीपीटी यहाँ पर तैयार होता है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, वो लेट होता है बहुत, मतलब स्लो होता है, स्लो रिएक्शन होता है। 2 डिग्री अल्कोहल जो यहाँ पर होता है, 2 डिग्री अल्कोहल से जो पीपीटी यहाँ पर बनता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, मतलब मॉडरेट हम लोग लिख सकते हैं, मॉडरेट स्पीड से होता है। और 3 डिग्री में बहुत फास्ट हो जाता है, जो पीपीटी पड़ता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये एकदम सही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव, इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अभी मैंने बोला प्राइमरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्ट करता है, 3 डिग्री बहुत फास्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, बट 2 जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the neutral or faintly alkaline medium, KMnO4 oxidizes iodide to iodate, the change of oxidation state of manganese in the reaction। मैंने इक्विवेलेंट वेट का जब न्यूमेरिकल कराया था, तो यहाँ पर KMnO4 का एसिडिक, मेरे चैनल पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो और उसका सभी न्यूमेरिकल कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो इजीली, वो मेरे चैनल पे है। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो वो देखोगे तो हेल्प हो जाएगा बहुत। तो वहां पर मैंने एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 क्या क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर का क्या चेंज होता है, वो सभी मैंने वहां पर दिखाया था। तो अल्कलाइन, फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 रिएक्ट करता है उसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर रिएक्शन अगर नहीं जानोगे
तो यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत इम्पॉसिबल चीज है। यहाँ पर H2O होता है 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज होता है ये KMnO4 में, ये तो Mn जो है ये +7 है, पर MnO2 में ये +4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो +7 to +4 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमाटाइट, मैग्नेटाइट, कैलामाइन और काओलिनाइट, ये और से क्वेश्चन आया है जो कि मेटलर्जी का क्वेश्चन है। तो ए के साथ यहाँ पर 3 जो है जाएगा, तो ए के साथ 3 देखो 2 ऑप्शन में यहाँ पर है, बी के साथ 1 यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 जगह पे है, सी के साथ जो है सी के साथ 2 यहाँ पर चला जाएगा, कैलामाइन मतलब ZnCO3, तो सी के साथ 2 मतलब ऑप्शन ए। तो ए जो है हिमाटाइट वो Fe2O3 है, आयरन का ओर है, बी जो है वो मैग्नेटाइट Fe3O4, ये भी आयरन का ओर है, कैलामाइन ZnCO3 और काओलिनाइट AlOH4 SiO5 ये एल्यूमिनियम का ओर है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, IUPAC नेम यहाँ पर बोला गया है। IUPAC नेम अब क्लियरली ये तो यहाँ पर है कि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे जाएगा, तो इसका नंबरिंग कुछ इस तरीके का होगा 3, 4 और 5। तो 1 में देख ही सकते हो यहाँ पर ब्रोमो, फिर 5 में यहाँ पर क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी होगा, सी होगा, फिर मिथाइल आएगा 4 मिथाइल, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो फिर 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सान 3 ऑल, क्योंकि 3 में OH है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। Next, if radius of second Bohr orbit of He plus ion is इतना, what is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? अब Bohr orbit का जो रेडियस का फॉर्मूला है वो है A0 into n square by z, जहां पर A0 जो होता है उसका वैल्यू होता है 52.9, तो यहाँ पर Rn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 52.9, ये वैल्यू कांस्टेंट होता है, इनटू n स्क्वायर बाई z इन पिकोमीटर, तो कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पर A0 जो होता है ये 52.9 पिकोमीटर यहाँ पर होता है, तो हम लोग यहाँ पर अगर R1 बाई R2 करें तो यहाँ पर क्लियरली R हीलियम प्लस बाई R Li2 प्लस हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हीलियम प्लस का अगर होगा तो उसका n स्क्वायर n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर इंटू z जो है वो उलट जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, तो z2 का स्क्वायर बाई z1 का स्क्वायर, तो मतलब n1 जो है ये हीलियम का है जो ऑर्बिट नंबर है, और ये जो है इसका ऑर्बिट नंबर है, और z जो है उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R He प्लस बाई R Li2 प्लस इक्वल टू n1 मतलब हीलियम का यहाँ पर क्या बोला गया है, सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो मतलब 2 का स्क्वायर बाई लिथियम का थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर इनटू Z2 मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये 2 से 2 और 3 से 3 अगर कट गया तो यहाँ पर 2/3 यहाँ पर निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R He प्लस बाई R Li2 प्लस इक्वल टू हमारा 2/3 आ रहा है। अब He प्लस का जो रेडियस है वो बोल दिया गया है 105, तो 105.8 इंटू 3/2 इक्वल टू R Li2 प्लस, तो यहाँ पर अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे 158.7 यहाँ पर आएगा, मतलब पिकोमीटर में 158.7 पिकोमीटर, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3, सेक्शन बी में एक्चुअली 10 क्वेश्चंस था, वहां पर 5 करना था, तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन है जो जिन्होंने किया था मैं सभी को डिस्कस कर दूंगा। तो कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय ZnH2O गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपानॉल। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि कंपाउंड X क्या है, तो सपोज X तुम्हारे पास, ये मैंने बहुत बार सिखाया है मेरे चैनल पे, ओजोनोलिसिस का बहुत वीडियो है और वहां पर शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बोला था। ZnH2O क्या बोला था मैंने यहाँ पर,
क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO प्लस 2 मिथाइल प्रोपानल, 2 मिथाइल प्रोपानल जो यहाँ पर होता है 1 2 3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, ये होता है 2 मिथाइल में प्रोपानल क्योंकि L है। अब इन दोनों बन रहा है, ये दोनों A और B बन रहा है, हमें X को निकालना पड़ेगा। इस सिचुएशन पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर इजीली तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। ये CH3, मैंने बोला था कि यहाँ पर कैसे इसको ड्रॉ करना होगा, कुछ इस तरीके से जहां पर कीटोन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रहे। फॉर्मेल्डिहाइड को भी ऐसे ड्रॉ करो। अब दोनों को ड्रॉ करके मैंने क्या बोला था, यहाँ से जो ऑक्सीजन एटम है उसको निकाल दो और स्ट्रक्चर को जोड़ के जो कंपाउंड आ रहा है वही तुम्हारा X है। मतलब ऐसे तुम रिवर्स में रिएक्शन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 और 4, 3 में मिथाइल, तो 3 में मिथाइल में ऑप्शन क्या है, देखो 3 मिथाइल ब्यूटानीन, तो 3 मिथाइल ब्यूटानीन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे अगर दिया जाएगा तो रिवर्स में तुम जाके फिर सॉल्व कर सकते हो। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए एरो देके प्रोडक्ट, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो है 0.1 मोलर which becomes 0.001 आफ्टर 5 मिनट। तो ये A0 है और ये A है, तो A0 इनिशियल कंसेंट्रेशन, फाइनली क्या हो चुका है 0.001 द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई A, A बाई A माइनस X भी एक फॉर्मूला है, पर हम यहाँ पर डायरेक्टली A0 बाई A ले लेंगे। हमें रेट कांस्टेंट को निकालना है, तो 2.303 बाई टाइम, टाइम कितना दिया है 5 मिनट्स। अब यहाँ पर मिनट इनवर्स में ही बोला है तो 5 मिनट को हम लोग ऐसे रख देते हैं, लॉग A0 है 0.1 और ये है 0.001। ये पॉइंट को अगर हटा दिया तो यहाँ पर 1000, ये पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पर 10, ये कट गया तो 100, 100 का मतलब क्या है 10 स्क्वायर मतलब 2 log 10, 2 log 10 मतलब 2, तो 2.303 बाई 5 इंटू 2 log 10, क्योंकि यहाँ पर 100 आ रहा है, ये log 10 वाला हट जाएगा तो यहाँ पर कुछ 4.606 बाई 5 मतलब 0.9212 मिनट इनवर्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था, 9212 मिनट इनवर्स। ये कैलकुलेटिव पोर्शन अगर किसी का स्ट्रॉन्ग हो तो इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। ये केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन बन चुका है। पूरा पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है, पूरा पेपर का क्या बोला गया है, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स enhanced due to the presence of particulate matter, ozone, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर A, B और D यहाँ पर तीनों ही सही है। पार्टिकुलेट मैटर जो है, ओजोन जो है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तीनों ही एक्चुअली ऑक्साइड ऑफ सल्फर को एनहेंस कर देता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्चुअली इरिटेशन करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इरिटेशन करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर ओजोन के साथ कंबाइन कर जाए तो वो SO3 बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो ओजोन के साथ कंबाइन कर जाता है तो SO3 बनाता है, जो कि बाद में H2SO4 के रूप में काम आता है। तो यहाँ पर A, B एंड D ओनली ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर पूछा है। ये तीनों ही सल्फर का जो ऑक्साइड है इसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर देता है। तो SO2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोगे तो वो ऑक्सीडाइज करके SO3 भी कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कि एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है, एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर तीनों सही चीज है। हाइड्रोकार्बन कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं करता। तो कुछ इस तरीके से, और पार्टिकुलेट मैटर में एक्चुअली ऑक्सीजन होता है जो कि फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसमें ऑक्सीजन होता है, ये ओजोन भी ऑक्सीडाइज करता है और H2O2 भी ऑक्सीडाइज करता है। तो ये मैंने पूरा नीट 2022 का जो पेपर है डिटेल में सॉल्व कर दिया। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।